अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 45 और आज है हमारा लास्ट लेक्चर इस बुक का। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट क्या है और डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसमें आपका नेम होता है और पेज रेफरेंस होता है जो सोर्स आपने यूज की है उसका, ठीक है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होती है, ठीक है। ये इसमें समटाइम्स जो है पेज रेफरेंस भी यूज होता है, बट ये एक पैरेंथिकल साइटेशन सिस्टम होता है। इसका सोर्स नेम इसका इंक्लूड किया जाता है APA स्टाइल में, ठीक हो गया जी। योर ऐसे शुड बी टाइप्ड डबल स्पेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड साइज पेज पेपर with margin of 1 inch on all sides। आपका ऐसे टाइप किया हुआ होना चाहिए, डबल स्पेस होना चाहिए और पेपर का साइज जो है आपका वो 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचेस, ठीक है। ये पेपर का साइज आप ये MCQs में आ सकता है। और इसका मार्जिन कितना होना चाहिए, हर साइड से 1 इंच छोड़ के आपका पेपर राइटिंग स्टार्ट होनी चाहिए उसकी। टाइटल पेज में क्या आता है, इंक्लूड द रनिंग हेड फॉर पब्लिकेशन टाइटल एंड बायलाइन एंड एफिलिएशन। अब आपके टाइटल पेज में क्या क्या होना चाहिए, रनिंग हेड मतलब है हेडिंग जो होनी है वो होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, एफिलिएशन और बायलाइन की जो स्टेटमेंट है वो इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक हो गया। जनरल APA गाइडलाइंस, इनमें इमेज कैप्शन जो है इसमें सबसे पहले रनिंग हेड होता है। रनिंग क्या होता है, पेज हेडर कहते हैं इसे हम, जो लाइन हमारी बुक के अंदर अक्सर राइट साइड में टॉप पे लिखी होती है, लाइक उस तरह की चीज को हम पेपर हेडर कहते हैं, ठीक है। रनिंग हेड जो होता है हमारा। एंड पेज नंबर इन द अपर राइट कॉर्नर, ठीक हो गया। ये जो हमारी ये वाली जगह होती है ना, ये अपर राइट कॉर्नर होता है हमारा। तो इस जगह पे रनिंग हेड होना चाहिए और पेज नंबर होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ रनिंग हेड इन ऑल कैप्स लॉक, ठीक है। आपकी जो रनिंग हेड की डेफिनेशन है वो सारी कैप्स लॉक में मतलब अपर केस में होनी चाहिए। पेज numbers and running head in the upper right hand corner of each page include 1 to 2 word version of your title। आपके टाइटल का 1 से 2 वर्ड का जो वर्जन है आपने राइट कॉर्नर में अपने हर पेज के ऊपर इंक्लूड करना है। फॉलो विद 5 स्पेसेस एंड देन पेज नंबर आपको 5 स्पेसेस छोड़ के आपने अपना पेज नंबर लिखना है उधर उसी कॉर्नर में। अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है आगे। इफ योर इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स एन अब्स्ट्रैक्ट, अगर अब्स्ट्रैक्ट आपको इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि इंक्लूड करना है तो आप 75 से 100 पेजेस का ओवरव्यू आपके ऐसे का उसके अंदर इंक्लूड करें, जिसमें आप मेन आइडिया भी कवर करें और आपके मेजर पॉइंट्स भी, ठीक है। यू आल्सो वांट टू मेंशन एनी इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च, अगर आप चाहते हैं तो अपनी कोई भी इम्प्लीकेशन जो है रिसर्च की वो भी उसमें दे सकते हैं। और जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है उसको आपने सेंटर करना है अपने पैराग्राफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेडिंग्स। ऑल्दो नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, हेडिंग्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती लेकिन हेल्पफुल हो सकती है रीडर के लिए। तो कैपिटलाइज एवरी वर्ड इन दी हेडिंग एक्सेप्ट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स वर्ड जो होते हैं ना, ए दी और ये वाली चीज़ें छोड़ के या शॉर्ट प्रपोजिशन आपको छोड़ के आपने बाकी हेडिंग जो है आपने कैपिटलाइज करना है हर वर्ड उसका। विजुअल जो है, विजुअल में टेबल्स और फिगर्स इंक्लूड होते हैं या उसमें ग्राफ और चार्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, फोटोग्राफ भी हो सकते हैं कोई। तो ट्राई टू कीप द विजुअल्स एज सिंपल एज पॉसिबल, उनको सिंपल रखें और क्लियरली लेबल करें विद विजुअल। हर विजुअल को अरेबिक न्यूमरल से आप लोग उसको लेबल करें। फॉर एग्जांपल टेबल 1, ये अरेबिक न्यूमरल टेबल 1 टेबल 2 इस तरह से। और इंक्लूड द टाइटल ऑफ विजुअल, हर विजुअल का आपने टाइटल इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है रेफरेंस लिस्ट। इसके बेसिक रूल्स क्या है कि योर रेफरेंस लिस्ट शुड अपीयर एट द एंड ऑफ योर पेपर, आपके पेपर के एंड पे अपीयर होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स द information necessary for a reader to locate and retrieve any source you cite in the body of paper। आपने कोई भी अगर अपने इसमें जो है आपने इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है रीडर के लिए उसे लिखना है रेफरेंस लिस्ट के अंदर। और कोई भी अगर आपने साइट अगर यूज़ की है तो उसके सोर्स को रिट्रीव करने के लिए अपनी पेपर की बॉडी के अंदर आपने लिंक वगैरह प्रोवाइड कर देना है। ईच सोर्स यू साइट इन द पेपर मस्ट अपीयर इन योर रेफरेंस लिस्ट। आपकी रेफरेंस लिस्ट के अंदर हर सोर्स जो आपने जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको पेपर के अंदर आपने लाजमी इंक्लूड करना है रेफरेंस लिस्ट में, ठीक हो गया। ये रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा, लेक्चर काफी लेंथी है आज का। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, इसमें क्या आता है, क्रिएट योर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऑन इट्स ओन पेज आफ्टर द लास्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट।
लिस्ट ऑफ रेफरेंस आपने कहाँ पे इंक्लूड करनी है, आपके टेक्स्ट जो कंप्लीट हो गया है जब उसके बाद एक और न्यू पेज बनाए, उससे लास्ट पेज जो है आपकी बुक का, वहाँ पे आप रेफरेंस लिखे, सेंटर द टाइटल रेफरेंसेस ऑन 1 इंच फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। ये जो टॉप होता है ना, यहाँ से 1 इंच छोड़ के आप यहाँ पे उसको रेफरेंस का नाम लिखे, ठीक है, रेफरेंस वर्ड लिखे। फिर उसके बाद वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सारी रेफरेंसेस आप लोग दें। आपने अक्सर अपनी बुक्स में देखा और रेफरेंस दिए होते हैं एंड पे बुक्स में, ठीक है। इन इन टेक्स्ट साइटेशंस बेसिक्स इसमें क्या है, रेफरेंस साइटेशंस इन टेक्स्ट आर कवर्ड ऑन पेजेस 207 टू 214। हमारे लेक्चर नंबर 42 और 43 में रेफरेंस की साइटेशंस टेक्स्ट के अंदर जो है वो सारी हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। आप लोग वो पिछले लेक्चर देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक हो गया। एपीए साइटेशन बेसिक्स। अब एपीए साइटेशन में क्या है कि while using APA format follow the author date method in text citation। अब टेक्स्ट साइटेशन के अंदर आपने ऑथर डेट मेथड यूज करना है। ऑथर डेट का क्या मतलब है कि पहले ऑथर का नाम और फिर उसके बाद जो है उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, उसकी जो थी ना उसकी स्टडी की, ठीक है, वो उसको आपने मेंशन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल जॉन्स 1998, जॉन्स वो उसके ऑथर का नाम है और मतलब जो भी स्टडी है उसके ऑथर का नाम है, और 1998 उसकी स्टडी जब पब्लिश हुई थी उसका नाम है, उसका सॉरी ईयर है। A complete reference should appear in the reference list at the end of the paper। अब आपका जो complete reference आपने देना है रेफरेंस लिस्ट में जो पेपर के लास्ट में, ठीक हो गया। You only have to make reference to the author and year of publication in your in-text reference। मतलब आपकी in-text reference जो है उसमें सिर्फ आपने ये दो चीजें इंक्लूड करनी है, author का नेम और उसका year of publication। In-text citation, capitalization, quotes and italics and underlines। Always capitalize proper nouns। आपने जो proper nouns है उनको कैपिटलाइज करना है, इंक्लूडिंग author name, author का नेम और उसके इनिशियल मतलब डी, उसकी जो एब्रीविएशन है स्टार्ट में जो भी उसका नाम हो, जॉन्स उसके नेम का प्रॉपर नेम है ना जॉन्स, तो उसके नेम का फर्स्ट लेटर हमने जो है उसको कैपिटलाइज कर दिया। इफ यू रेफर टू द टाइटल ऑफ ए सोर्स विद इन योर पेपर, अगर आप कोई भी पेपर के अंदर आपने कोई सोर्स यूज किया तो उसका अगर रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटलाइज करें। आपके जो भी वर्ड्स हैं देयर आर फोर लेटर्स लॉन्ग और ग्रेटर विद इन द टाइटल ऑफ सोर्स। अगर आपके 4 से ज्यादा वर्ड्स हैं उसके तो उसको कैपिटलाइज कर दें आप लोग, ठीक हो गया। देन नोट दैट इन योर रेफरेंस लिस्ट ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ टाइटल विल बी कैपिटलाइज्ड। अगर रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपके सिर्फ एक जो पहला लफ्ज है उसका वो कैपिटलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक यहाँ पे मैं दिया था एग्जांपल में राइटिंग न्यू मीडिया, इन्होंने ये सोर्स का नाम बताया था हमें, लेकिन जब आपने इसको रेफरेंस में इंक्लूड करना है तो जस्ट राइटिंग का फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करेंगे, न्यू मीडिया को आप स्मॉल में लिखेंगे सारा, सही है। व्हेन कैपिटलाइजिंग टाइटल्स कैपिटलाइज बोथ वर्ड्स इन हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। जब कंपाउंड वर्ड यूज हो रहे हो आपकी कैपिटलाइजिंग टाइटल के अंदर, जब आपने कैपिटलाइज करना है उसे, तो दोनों जो जिनको हाइफन किया आपने दोनों के वर्ड्स आपने कैपिटलाइज करने हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये रीडिंग करनी है आपने बस। शॉर्ट कोटेशन, ये लेक्चर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हाँ आपको एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। शॉर्ट कोटेशन में क्या है, If you are directly quoting from a work, you will need to include the author। अगर आप किसी वर्क को डायरेक्टली कोट कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कि आप ऑथर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर जो है रेफरेंस का पी से उसे डिनोट करना है आपने। ये तीन चीजें आपने इसके अंदर इंक्लूड करनी है शॉर्ट कोटेशन में। लॉन्ग कोटेशन में क्या करना है आपने, स्टार्ट द कोटेशन इन अ न्यू लाइन इंडेंटेड 5 स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। अब आपने जब कोटेशन जो है न्यू लाइन में स्टार्ट करनी है और 5 स्पेसेस आपने लेफ्ट मार्जिन से छोड़ के फिर काम करना है। मेंटेन डबल स्पेसिंग थ्रू आउट, आपने डबल स्पेसिंग सारे वर्ड के अंदर आपने मेंटेन रखनी है। Summarize or paraphrase, if you are paraphrasing an idea from another work, you only have to make reference to the author and year of publication in your in-text reference। अगर आप पैराफ्रेज कर रहे हैं किसी आइडिया को किसी दूसरे वर्क के साथ तो आपको रेफरेंस के अंदर आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ऑथर का नेम जो है वो आपने इंक्लूड करना है। इन टेक्स्ट साइटेशन में आपकी क्या था हमारे पास, एपीए स्टाइल हैज अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑन यूजिंग कॉलम्स एज पार्ट ऑफ ऑथर डेट सिस्टम। एपीए स्टाइल क्या है, इसमें सीरीज है हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स की कि आपने ऑथर का नेम कैसे यूज करना है या ऑथर डेट सिस्टम को आपने कैसे यूज करना है। साइटिंग एन ऑथर और ऑथर्स,
अगर दो या दो से ज्यादा ऑथर्स हैं एक ही वर्क पे, तो आपने क्या करना है कि नेम बोथ ऑथर्स इन द सिंगल फ्रेज और इन द पैरेंथेसिस ईच टाइम यू साइट द वर्क। जितनी बार भी आप उस वर्क को रेफर कर रहे हैं तो उतनी बार आपने, अगर दो से ज्यादा ऑथर हैं तो आपने सिंगल ही फ्रेज लिखना है उनको और पैरेंथेसिस के अंदर उन्हें इंक्लूड करना है। उनके दरमियान आपने एंड का जो साइन होता है सिंबल, उसको यूज करना है। अब वर्क बाय 3 to 5 ऑथर्स, अगर 3 से 5 ऑथर्स हैं एक ही वर्क के ऊपर, तो आपने उन सबको एक ही फ्रेज में सिंगल पैरेंथेसिस में लिखना है। तो ठीक हो गया, जितनी बार भी आप उसको रेफर कर रहे हैं अपने स्टडी के अंदर। और आप ज़्यादातर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पूरा लिखने में थोड़ी सहमत हो रही है तो ETAL फॉर एग्जांपल एंड अदर्स के लिए ये हमारा सिंबल यूज़ होता है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, मैंने नीचे कमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर एंड अदर्स। ठीक है, तो आप लोग ETAL का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारे लिखने के बजाय पहला लिखें उसके बाद ETAL, मतलब इंक्लूडिंग ऑल अदर्स। 6 और मोर ऑथर्स, अगर आपके 6 से ज्यादा ऑथर्स हैं तो आप क्या करें, यूज द फर्स्ट ऑथर्स नेम फॉलोड बाय ETAL इन द सिंगल फ्रेज और इन पैरेंथेसिस। आपने पहले ऑथर का नाम यूज करना है, फिर ETAL के साथ फॉलोड करते हुए नेक्स्ट आपने पैरेंथेसिस में क्लोज कर देना है इसको। अगर कोई अननोन ऑथर है आपकी स्टडी का तो साइट द सोर्स बाय इट्स टाइटल इन द सिंगल फ्रेज और यूज द फर्स्ट वर्ड और टू इन द पैरेंथेसिस। आपने या फर्स्ट या टू वर्ड्स हैं आपने उस स्टडी के रिलेटेड आपने उसके अंदर दे देने हैं। टाइटल ऑफ बुक्स एंड रिपोर्ट्स आर इटैलिसाइज्ड। आपकी बुक्स के और रिपोर्ट्स के जो टाइटल्स हैं उनको इटैलिसाइज करें या अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑथर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्टडी को पहले से एस्टैब्लिश कर रखा है तो आप क्या करें कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन द सिंगल फ्रेज और इन पैरेंथेटिकल साइटेशन द फर्स्ट टाइम यू साइट इन सोर्स। ठीक है, तो आपने सिंगल फ्रेज में अपनी पैरेंथेटिकल साइटेशन के अंदर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करना है। If the organization has a well-known abbreviation, include the abbreviation in brackets. अगर उसकी कोई जानी पहचानी जो है एब्रीविएशन यूज होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप ब्रैकेट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। ठीक है, एक दफ़ा आप उसका फर्स्ट पे जो है उसका फुल नेम यूज़ करें, लेकिन बार बार अगर आ रही है नेक्स्ट में तो उसका सिर्फ आप एब्रीविएशन यूज़ करें, मैड 2000। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उसका एब्रीविएशन। 2 or more works in the same parentheses, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं एक ही पैरेंथेसिस में अगर आपको यूज करने हैं तो वो कैसे करेंगे आप, उसमें क्या करना है आपने कि ऑर्डर देम द सेम वे दे अपीयर इन द रेफरेंस लिस्ट। जैसे जैसे वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर आते हैं वैसे वैसे उन्हें आपने सेम टू सेम ऑर्डर करने हैं, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन लगा के आपने उन्हें सेपरेट करना है। ऑथर्स विद द सेम लास्ट नेम, अब जो अगर दो से ज्यादा जो ऑथर्स हैं उनके सेम लास्ट नेम आते हैं तो आपने क्या करना है, तो उसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने करना है कि उनके जो फर्स्ट वाले हैं आपने उनको एब्रीविएट कर देना। फॉर एग्जांपल पूरा नाम लिखने के बजाय ई लगाया, उसके बाद जॉनसन पूरा कंप्लीट नेम लिख दिया और उसके साथ उसका ईयर लिख लिया, फिर सेमीकोलन लगा के आपने सेपरेट किया दोनों को, फिर नेक्स्ट है सेम टू सेम उसी तरीके से। 2 और मोर वर्क्स बाय द सेम ऑथर इन द सेम ईयर, एक ही ईयर के अंदर एक ही ऑथर के ने जो है दो या दो से ज्यादा वर्क किए हैं एक स्टडी के ऊपर, तो उस सूरत में आप क्या करें कि यूज लोअर केस लेटर्स विद फॉर एग्जांपल ABC विद द ईयर टू ऑर्डर दी एंट्रीज इन रेफरेंस लिस्ट। अब आपने क्या करना है कि उसका नाम तो आपने लिखना है, उसके बाद आपने ईयर के साथ आपने ABC उसकी स्टडीज को नेम देते जाना है। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन, अगर आपने इंटरव्यूज वगैरह किए हैं पर्सनल, आपने कोई ईमेल्स के थ्रू आपने कम्युनिकेशन की है तो आप कम्युनिकेटर का नेम लिखिए और ये भी शो करें कि ये पर्सनल कम्युनिकेशन थी, इसके थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल कम्युनिकेशन इन द रेफरेंस लिस्ट, आपने अपनी स्टडी के अंदर तो आपने मेंशन कर देना है पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपने इंक्लूड नहीं करना कि पर्सनल कम्युनिकेशन थी। Citing indirect sources, if you use a source that was cited in an other source, name the original source in your single phrase. अगर आपने कोई ऐसी साइट यूज की थी जिसका कोई डायरेक्ट लिंक आपके पास नहीं है तो आप एक सिंगल फ्रेज के अंदर उसके ओरिजिनल सोर्स का नेम लिखें। लिस्ट द सेकेंडरी सोर्स इन योर रेफरेंस लिस्ट एंड इंक्लूड द सेकेंडरी सोर्स इन द पैरेंथेसिस। फिर आप जो है सेकेंडरी सोर्स जहाँ से आपने डेटा लिया है उसको रेफरेंस लिस्ट के अंदर रखें और सेकेंडरी सोर्स को पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल आपने ये प्राइमरी सोर्स थी ना, जॉनसन आर्ग्यूड दैट, उसके बाद आपने जो सेकेंडरी सोर्स थी उसका रेफरेंस दिया है पैरेंथेसिस के अंदर, पेज नंबर आपने उसके अंदर बताया है, चलिए देन ऑल दैट। सेट ऑफ द साइटेशन विद अ कॉमा, आपने साइटेशन के अंदर
कॉमा ज़रूर रखना है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज क्या होती हैं? इफ़ पॉसिबल साइट एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग वर्ड फाइल में फाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो उसके आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय ऑथर डेट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट है अननोन ऑथर एंड अननोन डेट। If no other date is given, use the title in your single phrase or the first word or two of the title in the parentheses and use the abbreviation ND for no date. ठीक हो गया। अगर आपका कोई ऑथर या डेट दोनों ही गिवन नहीं है आपके पास, तो आप टाइटल में सिंगल फ्रेज यूज करें दोनों के लिए, ठीक है। और एब्रीविएशन आप उसके लिए यूज कर देंगे जी इसके लिए कोई डेट अवेलेबल नहीं है, नो डेट, ठीक हो गया। Sources without page numbers. When an electronic source lacks page number, you should try to include information that will help readers find the passage being cited. अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डेट में पेज नंबर नहीं दिए हुए हैं तो आप लोग क्या करें कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जिसके ज़रिए जो आप पैराग्राफ जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली है रीडर उसको जल्दी से ढूंढ सके, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर्ड पैराग्राफ्स हैं तो पैराग्राफ का हवाला दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूज द सिंबल और एब्रिविएशन पैरा का आप जो है एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं फॉलोड बाय द पैराग्राफ नंबर। आपने पैराग्राफ नंबर जो दिया हुआ है उसके जरिए आप साइड कर सकते हैं उस टॉपिक को। अगर पैराग्राफ नहीं है नंबर किए हुए तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स हेडिंग, तो आप हेडिंग्स के जरिए जो है अप्रोप्रिएट हेडिंग जो आप इसकी प्रोवाइड करें और उसके जरिए आप रीडर को गाइड करने, ठीक हो गया। तो जी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।